एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि प्रेसिडेंट जी के द्वारा प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको इनवाइट किया गया है ताकि वो नई सरकार यहाँ पे फॉर्म कर पाए एंड अकॉर्डिंगली कल यहाँ पे आपको उनकी स्वेरिंग इन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक चीज पता होनी चाहिए, आप जानते होंगे एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, राइट, जिसके अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी पिछले दिनों मीटिंग चल रही थी। कल यहाँ पे उसके अनाउंसमेंट्स बताए गए जिसमें ये बोला गया कि जो रेपो रेट है ना उसको 6.5% पर ही रखा जाएगा। यानी कि वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई आपके बैंकों को पैसा लेंड करता है वो परसेंटेज कितना होगा, वो 6.5% ही रखा जाएगा। अब है तो इसमें 6 मेंबर्स, पर ये अपने आप में यूनानिमस डिसीजन नहीं था। यहाँ पर 4 लोगों ने इसके फेवर में डाला, 2 लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो यानी कि जब भी इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं। और अगर कभी टाई हो जाए तो उसके केस में आपके आरबीआई गवर्नर जी के पास एक कास्टिंग वोट होती है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर ये भी बोला गया कि अभी तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो जीडीपी की फोरकास्ट थी वो 7% थी। अब आरबीआई ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए कि फ्यूचर हमारा और बढ़िया दिखेगा, तो 7.2% तक इसको इंक्रीज कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, डेट है आज की 8 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रेस्पेरिटी की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो तो हम समझेंगे ही, बट बिफोर दैट थोड़ा सा हमें ना आईपीएफ होता क्या है ये समझ लेना चाहिए। दरअसल में दोस्तों जो आईपीएफ है ना, ये दरअसल में यूएस से लेड इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको 2022 में टोक्यो जापान के अंदर लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया लॉन्च? क्योंकि देखो जो हमारा इंडो पैसिफिक का रीजन है वहां पर अलग अलग देश आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, उन देशों के अंदर आपस में कैसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट, कॉपरेशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें हम कैसे इंक्रीज कर पाए, ये यहाँ पे फोकस रहता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे, जैसे इसके अंदर आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ठीक है, यूएसए तो है ही है, बाकी साउथ कोरिया, जापान, ये सारे कंट्रीज का अगर आप जीडीपी कंबाइन करोगे ना तो नोटिस करने को मिलता है कि यहाँ पर लगभग 40% दुनिया भर का जीडीपी इन्हीं कंट्रीज से आता है। तो क्या सर ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? द आंसर इज नो, ये एक एफटीए नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सर फिर ये है क्या? ये सिंपली एक आपस में कोऑर्डिनेशन है इन सभी के बीच में, ताकि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के रिगार्डिंग डिस्कशन कर पाए। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में आपको 4 पिलर्स देखने को मिलते हैं जो इनका फंडामेंटल फॉर्म करते हैं। क्या है ये 4 पिलर्स? पहला इसमें आ गया आपका ट्रेड का, इसके साथ साथ आपका आ गया सप्लाई चेन रिजिलियंस के ऊपर, साथ में ही आप क्लीन इकोनॉमी की यहाँ पे बात कर सकते हो, एंड लास्टली अगर हम बात करें जो चौथा पिलर है वो है आपका फेयर इकोनॉमी के रिगार्डिंग। अब आप पूछेंगे सर इनका अंतर क्या है? देखो, ट्रेड का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपकी जो भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं ट्रेड के रिगार्डिंग, क्रॉस बॉर्डर डेटा हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, वो सब चीजें ट्रेड में आ गया। इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंस तो आप समझते होंगे कि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो सप्लाई चेन में बहुत सारी डिसरप्शंस आ गई थी। ठीक है, तो वो डिसरप्शंस के रिगार्डिंग हम कैसे रेजिलियंस दिखा सकते हैं, दैट इज द फोकस। इसके अलावा क्लीन इकोनॉमी का अर्थ जब भी आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं आपकी एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे जो टारगेट्स मीट करना हो गया, कार्बन का रिमूवल हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर क्लीन एनर्जी। एंड लास्ट जब मैं बात करता हूँ फेयर इकोनॉमी की, यहाँ पर आपका मनी लॉन्ड्रिंग हम कैसे रोक सकते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया ना आखिरी के जो 3 है इनका तो पार्ट है, पर आपका जो ट्रेड है ना वहां पर भारत पूरी तरह से उसका पार्ट नहीं है। एक तरह से भारत ने यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है भारत का इन ट्रेड पिलर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आईपीएफ के बारे में आपको जो पता होने चाहिए थे। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है ना उसके अंदर कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्लीन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट था वहाँ डिस्कशन किया क्या कैसे हम क्लीन एनर्जी के टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर सकते हैं, आपस में कोलेबोरेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट ये हुई एक कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम की, ठीक है, ऑन ई वेस्ट अर्विन माइनिंग विद इन द इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये भारत ने ही अनाउंस किया। इसके साथ में यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि एक कैटालिटिक कैपिटल फंड यहाँ पर इसका लॉन्च किया गया, मतलब इन सब ने प्रेज किया, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे होंगे ना क्लीन इकोनॉमी के रिगार्डिंग,
उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाए, उनको फंड्स वगैरह मिलने के लिए ये फंड का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी फेयर इकोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया, राइट, कि कैसे करप्शन को रोकना है, ये प्राइवेट और सेक्टर के हाथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, वो फोकस था। प्लस जो वर्कर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, स्पेशली महिलाओं को, बच्चियों को, ताकि आने वाले समय के अंदर वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उनके स्किल्स हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन इसी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की मिनिस्टेरियल मीटिंग में हमें देखने को मिलती है। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओपेक प्लस का। देखो दरअसल में ना अभी क्या हुआ है ओपेक प्लस की, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स, इन दोनों के बीच में काफ़ी क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में जानना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो है आपकी ओपेक कंट्रीज, राइट। जब मैं बात करता हूँ ओपेक कंट्रीज की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेजर वो कंट्रीज हैं जो एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट दूसरे देशों को करती हैं। ऑन द अदर हैंड एक आ जाती है आपकी ओपेक प्लस कंट्रीज। ओपेक प्लस में पता क्या होता है, ओपेक कंट्रीज तो है ही है, इसके अलावा कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मैं अगर बात करूं स्पेशली यहाँ पे आप रशिया की बात करिए, देखो रशिया ओपेक का मेंबर तो नहीं है, पर ओपेक प्लस का जरूर मेंबर है। ओपेक में ना आपको आज के समय ये टोटल 12 देश देखने को मिलते हैं। समय समय के ऊपर देखो इसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, कतर, इक्वाडोर, एंगोला, ये पहले मेंबर हुआ करते थे, फिर छोड़ गए इसको, राइट। पर आज के समय ये जो टॉप पे ऊपर आपको जो 12 कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ईरान, इराक हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब, ठीक है। पर ये आप बोलेंगे सर इसे ग्रुपिंग इन्होंने क्यों फॉर्म कर रखी है, ग्रुपिंग इसलिए फॉर्म कर रखी है क्योंकि देखो दुनिया में किसी भी चीज़ के प्राइसेस कैसे तय होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अगर ये इतने मेजर एक्सपोर्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कितना ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कट करना है या नहीं सप्लाई को, वो सारी चीज़ें ये आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिससे सबको बेनिफिट होगा। इस वजह से इनका ऐप ग्रुपिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ओपेक प्लस के अंदर कुछ और कंट्री साथ में यहाँ पे इनके ऐड हो जाती है, जिनमें वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इज यहाँ पे रशिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो पता क्या हुआ है, मतलब पिछले सालों के अंदर ना इन्होंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ना जो प्रोडक्शन है उसको कट किया जाएगा 2025 तक। इन्होंने यहाँ पे ऐसा डील यहाँ पे आपस में मिलके साइन करी थी। पर कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे बोला कि नहीं, हम ये जो कट्स हैं इनको समय समय के अंदर इसको हम कम करते रहेंगे, यानी कि प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। अब ये जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाली बात थी, यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिस्ट को ऐसा लगा कि इससे कहीं ना कहीं जो आपके कच्चे तेल के दाम हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। नहीं, सप्लाई, सॉरी, प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो सप्लाई बढ़ेगी, एंड सप्लाई बढ़ने की वजह से जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। इसी वजह से जो गोल्डमैन सैक्स है उसने यहाँ पे ये बोला कि ये एक बेरिश मूव है। हालांकि ओपेक प्लस ने इसको यहाँ पे मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो सब हम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जाएंगे। हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स आखिर है क्या। ये दरअसल में एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको 1869 के अंदर फॉर्म किया गया था। ये आपको न्यूयॉर्क सिटी में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो दरअसल में ना आप लोगों ने ना ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये नाम तो चलो बाद में आया और बाद में कंट्रीज एड ऑन हुई, और पहले इसका नाम BRIC हुआ करता था स्टार्टिंग के अंदर, राइट। तो दरअसल में ये जो नाम था ना सबसे पहली बार ये जिम ओनील जी ने दिया था, जो कि गोल्डमैन सैक्स को ही बिलोंग करते थे इनके साथ ही, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज PSF। PSF क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अब एक्चुअल में आप एक चीज नोटिस करो, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया ना कि चीजों के दाम कैसे तय होते हैं, आप बोलोगे सर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब आपके कोई भी आपकी एग्रीकल्चर चीज होती है, कोई भी आपका सिंपल प्रोडक्ट भी होता है, जैसे मान लो मैं अनियंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब प्याज के दाम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, आप बोलोगे सर या तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। कई बार हो सकता है सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए तो कहीं ना कहीं उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उससे भी कहीं ना कहीं अनियन के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे केस में ना इस चीज को टैकल करने के लिए सरकार ने बनाया है क्या, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अब एक्चुअल में ये 2014-15 में अंदर बना तो दिया गया था, एंड उस टाइम ये आता था आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। पर 2016 के अंदर क्या किया गया, इस पर्टिकुलर स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत अब ये आ चुका है। अब इसमें होता क्या है सर, देखो इसके अंदर ना समय समय के ऊपर सरकार की कुछ एजेंसीज क्या कर सकती हैं, या किसी कमोडिटी को खरीद सकती हैं या उसको बेच सकती हैं।
सर खरीद बेच क्यों रही है? अरे ताकि डिमांड एंड सप्लाई मैनेज रहे, ताकि वो प्राइस स्टेबिलिटी एक सर्टेन रेंज के अंदर ही रहे, दैट इज द फोकस। तो जो भी आपकी सेंट्रल एजेंसीज हैं या फिर आपकी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स हैं, वो यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन कर सकती हैं। कैसे? सरकार उनको इंटरेस्ट फ्री पैसा देगी, वर्किंग कैपिटल एडवांसेस उनको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको लोन्स वगैरह दिए जा सकते हैं। तो जो भी आपकी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो या तो उनको प्रिक्योर कर सकती हैं या उनको सेल कर सकती हैं। इवन डोमेस्टिक इंपोर्ट्स भी यहाँ पे अलाउड है एंड आपके इंपोर्ट्स भी यहाँ पे अलाउड है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है प्रपोजल को अप्रूव करने की। ठीक है, तो जो SFAC है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, वो इसको एज अ सेंट्रल कॉर्पस फंड की तरह यहाँ पे देखता है। एक आखिरी चीज जो आपको जाननी है कि देखो, इसको जो स्टार्टिंग में बनाया गया था वो अनियन, पोटैटो, पल्सेस मेजरली इनके लिए बनाया गया था, पर अब और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को यूज किया है वो यहाँ पर चना ग्राम के लिए किया है। इसके अलावा आपका आपका जो चावल हो गया, आपका वीट हो गया, वो भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंतर्गत आते हैं। तो अब कोई आपसे पूछे ना कि ओनली दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। आई होप ये चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज H5N2 बर्ड फ्लू। देखो, आप लोगों ने ना जैसे H5N1 के बारे में सुना होगा, बर्ड फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में भी आप सुनते हो, राइट? ये दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना H और N की, तो H स्टैंड्स फॉर हेमाग्लूटिन एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूरामिनिडेस। ये फर्क क्या होता है सर H और N में? देखो, एक्चुअल में ना जब मैं बात करता हूँ हेमाग्लूटिन की, ये दरअसल में होता है कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन, और आपका जो न्यूरामिनिडेस होता है ये आपको एक एंजाइम देखने को मिल जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली हम बात क्या करते थे आज से पहले H5N1 की, पर उसी का आपको एक वेरिएंट H5N2 आपको देखने को मिल जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नाम से भी आप इनको जानते हो। एवियन का मतलब बर्ड होता है। अब हम इसको डिस्कस पता क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मली ना हम ये जो बर्ड फ्लू के केसेस इंसानों में नहीं देखते। मैं ये नहीं कह रहा कि होता ही नहीं, बट इट इज एक्सट्रीमली रेयर। इंसानों को भी बर्ड फ्लू होता है बट एक्सट्रीमली रेयर होता है। पर एक्सट्रीमली रेयर चलो ठीक है, कुछ एक केसेस थे, पर किसी की डेथ नहीं हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर एक पर्सन की ना मेक्सिको के अंदर हमें डेथ भी देखने को मिल गई है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसका जो कारण था वो H5N2 बर्ड फ्लू की वजह से इसकी डेथ हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया, उसकी किडनी वगैरह के अंदर ऑलरेडी पहले डैमेज था। तो वो चीज़ के ऊपर विवाद है, पर हमें उस विवाद में अभी तक नहीं जाना, क्योंकि वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है कि पर्सन की डेथ हुई क्यों है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, पर हाँ, उसको बर्ड फ्लू हो जरूर गया था। तो थोड़ा समझते हैं। और थोड़ा ये कंसर्निंग मुद्दा पता क्यों है? क्योंकि देखो, लोगों के अंदर अब, इंसानों के अंदर भी ना बर्ड फ्लू फैलने लग गया है। रेयर है, डेफिनेटली रेयर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर पॉसिबल जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मान लो एक पर्सन ने जहाँ पे अपने अपने हाथ में ऐसे एक इन्फेक्टेड पोल्ट्री को पकड़ा हुआ है, तो उस केस में उसी हाथ को जब अपने मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर टच करेगा, उससे फैल सकता है। कई बार इनके द्वारा जो कि मान लो कुछ पोल्ट्री इन्फेक्टेड है, तो उसी के साथ काम करने के साथ या कंटेमिनेटेड सर्फेस को छूने की वजह से हो सकता है। या फिर कई बार जो आपके बर्ड फ्लू के थ्रू ना जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपके अंदर भी जा सकती हैं, उस वजह से भी ये चीज आप तक फैल सकती है। ठीक है, पर कंसर्निंग ये भी हो चुका है कि चलो बर्ड्स तो एक चीज है, इसके अलावा ना आपके अलग अलग तरह के, चाहे वो डेयरी एनिमल्स हो गया, बाकियों के अंदर भी आपका बर्ड फ्लू फैलता ही जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल हो गया, चिकन्स हो गया, और चिकन से फिर पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब आप स्वाइन फ्लू हो गया, वेल हो गया, इन तक पहुंच रहा है। एंड उनसे कहीं ना कहीं हम बीच में हम लोग खड़े हैं, तो हम तक भी पहुंचने लग गया अब ये। ठीक है, इवन कैट टाइगर तक को आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये बर्ड फ्लू जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर के अंदर, हमें नहीं पता। अभी तक रेयर है, बट पॉसिबिलिटी है कि और भी लोगों तक फैल सकता है, एंड एक पर्सन की शायद डेथ भी इस वजह से हुई है। तो डू यू अंडरस्टैंड, हमें कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग मुद्दा हमारे लिए काफी ज्यादा बन चुका है। तो पूरी तरह से हमें जानकारी अभी है नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है, बट डेफिनेटली वायरस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि ये चीजें फैल रही हैं। अब इंसानों के अंदर जब ये चीज आती है ना, तो बहुत सारे आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस पता क्या होता है? जब आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार आप देखते हो ना, आंखें लाल एक बंदे की पूरा, और उसकी आंखों से कई बार कुछ बाहर भी निकलने लग जाता है। ठीक है, एलर्जी हो जाती है आंखों के अंदर, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस आपका जो ब्रेन होता है, आपका ब्रेन कई बार स्वेल हो जाता है, उसके टिश्यूज आपके स्वेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हेडेक हो सकती है, आपको कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कोई भी काम करते समय। उसी तरह से इंसेफ्लोपैथी भी बिल्कुल सिमिलर ही चीज है, जहाँ पे आपका ब्रेन डिसफंक्शन करता है।
तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब इसको सर पता कैसे लगेगा किसी बंदे को है या नहीं है? देखो पहले तो सिम्टम थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तभी आप चेक कराने जाओगे। पर एक्चुअल में जो इसका टेस्ट है वो आपका आरटी-पीसीआर आपको देखने को मिल जाएगा, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें पता क्या होता है, इसमें आपका जो डीएनए होता है ना, उसका एक सेगमेंट मतलब उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है पॉलीमरेज एंजाइम के माध्यम से, एंड अकॉर्डिंगली उसको फिर ना रेप्लिकेट किया जाता है। ये चेन रिएक्शन का मतलब दरअसल में वही है कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे इसको कॉपी किया जाता है। फिर देखा जाता है कि क्या उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो हमें हेल्प करता है इसको डिटेक्ट करने के अंदर। बाकी इसके लिए कुछ मेडिसिन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस हो गया, ठीक है? वो कहीं न कहीं वायरल रेप्लिकेशन के, कि वायरल कितनी तेज़ी से आगे फैल रहा है, उसके ड्यूरेशन को कहीं न कहीं शॉर्टन कर सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला एक पॉइंट है, वो एक लोकेशन के पर्सपेक्टिव से है, जिसका नाम है माउंट कलनाउ। दरअसल में फिलीपींस के अंदर एक बड़ा वॉल्केनो यहाँ पे एरप्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। तो ये थोड़ी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि दिस कम्स अंडर फिलीपींस। एंड लॉजिक आपको क्लियर है यार, जैसे हम लोग ना इंडोनेशिया के बारे में भी डिस्कस करते होते हैं कि बहुत सारे वॉल्केनोज आते हैं, तो सिमिलरली फिलीपींस भी कहाँ आता है? फिलीपींस भी आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। एंड यहाँ पर आप देखते ही हो कि कितने ज्यादा अर्थक्वेक, कितने ज्यादा वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका नेग्रोस आइलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये क्या है, ये एक आपको स्ट्रेटो वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होते हैं? देखो स्ट्रेटो वॉल्केनो की ना आपकी जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी हमें स्टीप देखने को मिल जाएंगी, ज्यादा कोन शेप्ड होती हैं। ये देखो ये शील्ड वॉल्केनो की तो बिल्कुल ऐसे मतलब इसकी तो कोई है ही नहीं ना कोन शेप्ड, यहाँ पे पर स्ट्रेटो वॉल्केनो कोन शेप्ड आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़े विस्कस होते हैं, एंड जिस वजह से लावा जो होता है ना वो ज्यादा तेजी से फैलता नहीं है, जिस वजह से इस तरह से स्टीप स्लोप आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ एक पॉइंट आपको और जानना है फ्रेटिक इरप्शन के बारे में। देखो फ्रेटिक इरप्शन को आप स्टीम ड्रिवन इरप्शन भी कह सकते हो। क्या मतलब सर इस चीज का, स्टीम ड्रिवन इरप्शन? देखो कई बार ऐसा होता है जब आपका पानी होता है ना, वो मैग्मा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वो काफी तेजी से हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब काफी तेजी से गर्म हो जाता है बेसिकली, एंड वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहां पे होती है एक्सप्लोजन। ऐसी एरप्शन को हम बोलते हैं फेरेटिक एरप्शन। समझ पाए हो? तो कई बार कारण क्या रहता है, कारण इसका ये रहता है कि कई बार ग्राउंड वाटर आपका वॉल्केनिक वेंट के पास में ही होता है, जिस वजह से हीटिंग हो जाती है, एंड उस वजह से ये सारे एरप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये नाम आपको फेरेटिक एरप्शन डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगला भी बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, रशियन मिसाइल का एक अटैक हमें देखने को मिला है यूक्रेन की नाइपर की सिटी के ऊपर। अब इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर हो चुके हैं। चलो ये बात तो ठीक है, एक तो लोकेशन आपको पता लगी नाइपर की, प्लस एट द सेम टाइम ना आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन की एयर फोर्सेस ने ना आइलैंडर के क्रूज मिसाइल इनको शॉट डाउन कर दिया। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पाओगे, ये आपको मिसाइल देखने को मिल रही है, दिस इज आई 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 एस स्कैंडर, ठीक है ना, आई स्कैंडर के क्रूज मिसाइल। अब ये जो मिसाइल है ये रशिया मेड मिसाइल है, ठीक है ना, और ये शॉर्ट रेंज आपको देखने को मिल जाती है, राइट? इसके माध्यम से रशिया ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म करी है, 2007 में टेस्ट किया था, फिर बाद में सर्विस में आ जाती है, ठीक है? तो जो भी आपके यूक्रेन के अंदर बहुत सारे कॉम्बैट ऑपरेशन हो रहे हैं ना, उसमें इनको यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, दिस इज अ रशियन मेड शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं बात कर रहा हूँ आई स्कैंडर के की, ये क्रूज मिसाइल है, जबकि आपकी आई स्कैंडर एम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर व्हीकल है, तो उसके वो एक अलग चीज है, ठीक है ना? ये आई स्कैंडर के क्रूज मिसाइल आपकी एक क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है, राइट? कल मैंने आपसे होमवर्क पूछा था लेक गार्दा के बारे में, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है, राइट? एंड जैसे इन्होंने देखो काफी डिटेल में हर चीज की बात करी है, इवन एमएसएमई वाला भी, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे, तो काफी डिटेल में इन्होंने हर चीज बताई है। तो आप भी लोग भी, बाकी लोग भी ट्राई करा करो कि ऐसे ही पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया करो, उससे आपको भी क्लैरिटी अच्छी होती रहेगी। देखो यहाँ पर आप लेक देख पा रहे हो, बहुत ही सर सुंदर दिख पा रही है, बिल्कुल इसी को जानते हैं हम लेक गार्दा के नाम से। ये कहाँ पे आती है सर, कौन सी कंट्री के अंदर? दिस कम्स इन इटली, ठीक है? अच्छा लग रहा है सर देखने में, इटली बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है, कोई डाउट की बात नहीं है। पर ये इटली की सबसे लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिलती है। पर दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि भैया ये लेक सूख रही है बहुत तेजी से, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इटली का वर्स्ट ड्रॉट है, उस वजह से जो लेक गार्दा है उसमें पानी बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये न्यूज में थी, राइट? आज का आपका होमवर्क रहेगा येलो रिवर के बारे में। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि येलो रिवर क्या है, कहाँ देखने को मिलती है, ऑल दोज थिंग्स। आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है।
कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ईगल आउल की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड साथ साथ इनका जो IUCN स्टेटस था वो लीस्ट कंसर्न है। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। IPCC के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। बात करें PYQs की तो 2023 का एक PYQ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। काफी आसान क्वेश्चन है अगर बेसिक ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ी है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा पॉलिटी के रिगार्डिंग, राइट। इसके साथ ही देखो एक मैंने जो कल आपको होमवर्क दिया था MSMEs के ऊपर, यहाँ पर ना कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, कुछ ने गड़बड़ कर दी। कुछ लोगों ने ना पुराना डेटा यहाँ पे बता दिया मुझे कमेंट्स के अंदर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है ना, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है आपका मीडियम एंटरप्राइजेस। बिल्कुल ठीक बात है। तो माइक्रो की कंडीशन ये होती है कि अगर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड साथ साथ जो टर्नओवर होता है वो लेस देन 5 करोड़ हो, उसको बोलते हैं माइक्रो। स्मॉल के केस में आपका ये वैल्यू हो जाती है 10 करोड़, ये हो जाती है आपकी 50 करोड़, एंड इन दी एंड मीडियम के केस में आपकी वैल्यू हो जाती है 50 करोड़ एंड 250 करोड़। ठीक है, काफी बच्चों ने ना इसका जो आंसर था मीडियम वाले का वो 20 करोड़ और 100 करोड़ लिखा हुआ था। वो पुराना डेटा था, ठीक है, अपडेट कर लो अपने आप को। बहुत सारे मतलब ये ना गूगल के ऊपर भी काफी जगह पे अपडेटेड नहीं है, पर MSME की आप वेबसाइट पे जाओगे उन्होंने क्लियर लिखा कि हम अब ये चीज अपडेट कर चुके हैं। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, वो पुराने नंबर्स मत याद करके बैठो, वो गलत नंबर्स हैं। ठीक है, तो इतना अगर पता होता तो पता होता कि पहला तो सर बिल्कुल गलत है, बाकी दूसरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जो MSME लोन्स होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्वालिफाई करते हैं, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। दूसरा आपको होमवर्क पूछा गया था बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, अभी डिस्कस भी कर रहे थे जो रशिया वाला मुद्दा था। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी क्लैरिटी दे देता हूं कि जब देखो मैं बात करता हूं ना आपके जो क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल आपके क्या होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं थ्रू आउट द फ्लाइट, राइट। ये कभी भी देखो अर्थ एटमोस्फेयर के क्रॉस नहीं करते, ये विद इन द अर्थ एटमोस्फेयर ही रहते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल ना इस तरह से एक बैलिस्टिक पाथ को यहाँ पे फॉलो करती हैं। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी आपको लेटर पार्ट में देखने को मिल जाएगा, एक फ्री फॉलिंग ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करती हैं, राइट। तो ये जो बातें करी जा रही हैं ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आपकी वन तो बिल्कुल गलत है। स्पेशली देखो ब्रह्मोस के बारे में तो सबको पता होता है कि ब्रह्मोस की जब हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मपुत्रा मोस्कवा रिवर के ऊपर है, इंडिया रशिया के उसको दिखाता है। तो ये बात भी अपने आप में गलत हो जाएगी, राइट। ब्रह्मोस क्या है आपकी क्रूज मिसाइल, वेरएज आपका पृथ्वी अग्नि हो गया ये आपके ब्लास्टिक मिसाइल के अंतर्गत आ जाते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।